भारत की बात हो और नदियों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब नदियों की बात होती है तो दो नाम सबसे पहले जहन में आते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो चलिए आज निकलते हैं इन्हीं दो महान नदियों के शानदार सफर पर और समझते हैं इनकी कहानी को थोड़ा और करीब से। और ये बात 100% सच है। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, पानी की धाराएं तो बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की जीवन रेखाएं हैं। कह सकते हैं कि ये भारत की आत्मा में बसी हुई हैं। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं कि कैसे ये नदियां एक सभ्यता की जीवन रेखाएं हैं। मतलब ये हमारी संस्कृति और पहचान का वो हिस्सा है जिसे अलग किया ही नहीं जा सकता। सही कहा। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो एक पूरी संस्कृति, एक पूरी सभ्यता और हाँ, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का दिल है। सोचिए, करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी रोजी रोटी, उनका पूरा जीवन इन्हीं पर तो टिका है। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए सबसे पहले चलते हैं हम सबकी मां गंगा के सफर पर। तो अब शुरू होती है गंगा की पवित्र यात्रा। आइए देखते हैं कि ये सफर शुरू कहां से होता है। कैसे हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर ये नदी मैदानों को सींचती हुई समंदर तक पहुंचती है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, गंगा का सफर गंगा के नाम से शुरू ही नहीं होता। ये शुरू होता है भागीरथी के रूप में, जो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से। फिर आगे चलकर देवप्रयाग में इसका संगम होता है अलकनंदा नदी से। और जानते हैं, यही वो पवित्र जगह है, यही वो संगम है जहां से ये संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। 2525 किलोमीटर। जरा इस दूरी की विशालता को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कैसा महासफर है जो उत्तराखंड के पहाड़ों की शांति से शुरू होता है, फिर भारत के विशाल मैदानों की हलचल से गुजरता है, अपने रास्ते में करोड़ों जिंदगियों को सींचता है और फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाता है। और इतना लंबा सफर गंगा अकेले तय नहीं करती, बिल्कुल नहीं। रास्ते में कई सारी साथी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, इससे और विशाल बनाती हैं। दाहिने किनारे से देखें तो इसकी सबसे बड़ी साथी यमुना प्रयागराज के प्रसिद्ध संगम पर मिलती हैं, और बाएं किनारे से रामगंगा, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी नदियां आकर इसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती हैं। और हाँ, इन सहायक नदियों में कोसी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। इसे बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नदी हिमालय से अपने साथ भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट लेकर आती है, और इसी गाद की वजह से इसका रास्ता वो बार बार बदलता रहता है, जिससे अक्सर विनाशकारी बाढ़ आती है। इसीलिए इसे ये नाम मिला है। तो गंगा और इसकी ये तमाम सहायक नदियां जो अपने साथ ये उपजाऊ मिट्टी लाती है ना, यही मिट्टी गंगा के विशाल मैदानों को दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बनाती है। और इसीलिए तो इस पूरे क्षेत्र को भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है। ये करोड़ों लोगों का पेट भरती है। तो ये तो थी गंगा की कहानी। अब चलिए गंगा के शांत मैदानों से रुख करते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां हमारा इंतजार कर रही है एक और महान नदी, ब्रह्मपुत्र। और एक बात बता दूं, इसका मिजाज गंगा से बिल्कुल अलग है। इसका सफर कहीं ज्यादा नाटकीय और तूफानी है। जी हाँ, ये एक ऐसी यात्रा है जो गंगा के मुकाबले कहीं ज्यादा अशांत है। इसकी शुरुआत होती है तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से, लेकिन मजे की बात यह है कि जहां से ये निकलती है वहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से कोई नहीं जानता। तिब्बत में इसे कहते हैं त्सांगपो, जिसका मतलब होता है द प्यूरिफायर, यानी शुद्ध करने वाली। फिर जब ये भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में इसका नाम होता है सियांग या दिहांग। और फिर जब ये असम के चौड़े मैदानों में उतरती है तब जाकर इसे अपना वो शक्तिशाली नाम मिलता है जिसे हम सब जानते हैं, ब्रह्मपुत्र। इस नदी का रास्ता भी बड़ा अनोखा है। ये हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती रहती है, लेकिन फिर नामचा बारवा पर्वत के पास ये एक ऐसा जबरदस्त हेयरपिन जैसा यूटर्न लेती है जिसे द ग्रेट बेंड कहते हैं। ये दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक बनाती है और सचमुच ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ों को चीरकर भारत में प्रवेश कर रही हो। और अगर ब्रह्मपुत्र के विशालता का कोई सबूत चाहिए तो वो है माजुली। ये कोई छोटा मोटा टापू नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच बसा है। जरा सोचिए, एक नदी इतनी चौड़ी कि उसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समा जाए। यही है ब्रह्मपुत्र की शक्ति। तो हमने गंगा का शांत सफर देखा और ब्रह्मपुत्र का तूफानी रास्ता भी।
अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आती है, जहां ये दो दिग्गज मिलते हैं, वो जगह जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र का महासंगम होता है। ये ऐतिहासिक मिलन होता है बांग्लादेश में। यहां पहुंचकर ब्रह्मपुत्र का नाम एक बार फिर बदलता है और वो बन जाती है जमुना, और इसी जमुना का संगम होता है गंगा से। और फिर इन दोनों की जो संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, वो अंत में मेघना कहलाकर समुद्र में मिल जाती है। और इन दो महान नदियों के मिलन का नतीजा क्या होता है? नतीजा है सुंदरबन। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, एक अनोखा अद्भुत इकोसिस्टम, और हाँ, मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी। तो हमने इन दोनों नदियों की यात्रा को तो देख लिया, पर अब जरा रुक कर सोचते हैं। ये दो नदियां, इनके दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व हैं। जब हम इन्हें साथ रखकर देखते हैं तो इनका ये फर्क और भी साफ नजर आता है। बिल्कुल, ये दो नदियों की एक कहानी है जिनके किरदार एकदम जुदा हैं। एक तरफ है गंगा, जो उत्तर भारत की एक शांत आत्मा की तरह है, जिसके किनारे संस्कृति और कृषि फलते फूलते हैं। तो दूसरी तरफ है ब्रह्मपुत्र, पूर्वोत्तर की अपार शक्ति का प्रतीक, जो अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए भी जानी जाती है, लेकिन साथ ही जिसमें जल विद्युत की भी अपार क्षमता है। लेकिन इतने फर्क होने के बावजूद ये दोनों नदियां आखिरकार एक ही कहानी का हिस्सा हैं, और ये कहानी है हमारे साझे भविष्य की। तो इनके व्यक्तित्व भले ही अलग हों, इनके रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन अंत में ये दोनों मिलकर पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक ही साझा जीवन रेखा बनाती हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति और हमारे पर्यावरण सबके लिए जरूरी हैं। ये दो अलग अलग नदियां नहीं, बल्कि एक ही शरीर की दो धमनियों की तरह हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। ये नदियां सिर्फ भूगोल नहीं है, ये हमारी विरासत है, हमारा भविष्य है। इनकी पवित्रता, इनके बहाव और इनके अस्तित्व को बनाए रख